3D एनिमेशन की मदद से एक ऐसे केस की बात करेंगे कि वीडियो खत्म होते होते आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। 15 साल पहले इस घर में 4 लोग रहते थे, माँ बाप, उनकी बेटी और एक नेपाल का नौकर। रात को सब अच्छे से सोए थे, लेकिन सुबह उठे तो बेटी खुद के बेडरूम में मरी पड़ी थी। माँ बाप ने आरोप लगाया कि नौकर मार के भाग गया है, लेकिन एक दिन बाद नौकर खुद उसी घर की छत पर मरा हुआ मिला और इसी कारण बेटी को मारने का सारा शक माँ बाप पर चला गया। लेकिन चौंकाने वाली बात पता है क्या है? चौंकाने वाली बात यह है कि आज 15 साल बाद भी ये केस कभी सॉल्व ही नहीं हो पाया। इस केस पर एक मूवी भी बन चुकी है, एक बुक भी लिखी जा चुकी है, पुलिस और सीबीआई ने भी पूरा जोर तक लगा लिया, लेकिन ये केस आज भी मोस्ट मिस्टीरियस केस बन के रह गया है। चलो शुरू से समझो उस दिन क्या हुआ। देखो, ये घटना नोएडा के जलवायु विहार अपार्टमेंट के मकान नंबर L32 की है। ये मकान 2 डॉक्टर पति पत्नी राजेश तलवार और नुपुर तलवार का था। इस घर में इन दोनों के अलावा 2 लोग और रहते थे, राजेश तलवार और नुपुर तलवार की बेटी आरुषि तलवार और उनका नेपाल का नौकर हेमराज बंजाड़े। 3D में अगर मैं आपको इस घर का मैप समझाऊं तो ये राजेश और नुपुर तलवार का बेडरूम था, पास में ही ये उनकी बेटी आरुषि तलवार का बेडरूम था और लिविंग रूम के गैप के बाद यहाँ घर के बाहरी हिस्से में नौकर हेमराज बंजाड़े का बेडरूम था। इस केस में गेट्स को लेकर भी काफी कंफ्यूजन था, इसलिए वो कंफ्यूजन भी मैं आपका अभी ही दूर कर देता हूँ। देखो, ये घर की मेन एंट्रेंस थी और यहाँ टोटल 3 दरवाजे थे। ये था सबसे बाहर वाला गेट जो कि सिर्फ धक्का देके भी खोला जा सकता था। उसके बाद ये बीच वाला ग्रिल डोर जिसमें ऑब्वियसली कुंडी लगाई जा सकती थी और सबसे अंदर था ये मेन वुडन डोर। लेकिन इन तीनों गेट्स के अलावा यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच है। सबसे बाहर वाले और मिडल वाले डोर के बीच में हेमराज के रूम में जाने का दरवाजा भी था और हेमराज के रूम से एक दरवाजा घर के अंदर भी जाता था। कहने का तात्पर्य ये है कि इस घर के मेन गेट्स को यूज किए बिना ही हेमराज के गेट्स के थ्रू कोई भी घर के अंदर या बाहर आ जा सकता था। चूंकि आपने घर का नक्शा अच्छे से समझ लिया है तो अब इस केस को समझने में और भी मजा आएगा। बात 15 मई 2008 की है और ये असली कहानी है, यानी हत्याकांड से एक दिन पहले हर दिन की तरह आरुषि जल्दी उठकर स्कूल जाने की तैयारी में लग गई। हेमराज खाना रेडी कर रहा था और आरुषि की माँ यानी नुपुर तलवार आरुषि को स्कूल के लिए रेडी करने में लग गई। आज यानी 15 मई 2008 को आरुषि स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि कल के बाद स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली थी। यही रीजन था कि आरुषि का बर्थडे वैसे तो 24 मई को आता था, लेकिन उसने 16 मई को ही यानी स्कूल के लास्ट वर्किंग डे को ही दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने का फैसला लिया। खैर, आरुषि के स्कूल जाने के बाद उसके माँ बाप भी अपने काम पर क्लिनिक चले गए और सब रात को 9:15 बजे वापस एक साथ डिनर करने बैठ गए। खाना खाने के बाद आरुषि तलवार अपने कमरे में आ गई, राजेश और नुपुर तलवार अपने अपने कमरे में गए और हेमराज बर्तन वगैरह धोने में लग गया। कुछ देर बाद ही दोनों माँ बाप आरुषि के कमरे में आए और अगले दिन आयोजित होने वाली बर्थडे पार्टी की प्लानिंग करने लगे। प्लानिंग करने के बाद बाप ने अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक सोनी का DSC-W130 कैमरा गिफ्ट किया। गिफ्ट पाकर आरुषि बहुत खुश थी और उसने आपस में काफी सारी फोटोज ली। सीबीआई की रिपोर्ट्स के अनुसार लास्ट पिक्चर उसने 10:10 पर क्लिक की थी। पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के बाद राजेश और नुपुर अपने रूम में चले गए और आरुषि अपने रूम में। फिर रात 11 बजे राजेश तलवार अपने रूम में अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे और उन्होंने नुपुर को राउटर ऑन करने के लिए कहा। इंटरनेट राउटर आरुषि के रूम में लगा हुआ था। नुपुर आरुषि के रूम में आई और चुपचाप राउटर ऑन करके वापस चली गई। इस समय आरुषि अपने रूम में चेतन भगत की एक नोवेल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पढ़ रही थी। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार राजेश तलवार ने लास्ट टाइम लैपटॉप में ईमेल वगैरह भेजने के लिए या अपने काम के लिए इंटरनेट रात 12:08 पर यूज किया था। फिर वो भी सो गए और उनके सोने के बाद उस 15 मई की रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। इस रात ने पुलिस और सीबीआई की काबिलियत पर सवाल उठाया और ये रात दुनिया की सबसे रहस्यमयी रात बनकर रह गई। अगले दिन यानी 16 मई 2008 को सुबह 6 बजे घर की नौकरानी भारती मंडल सफाई के लिए पहुंची और उसने पहली डोरबेल बजाई तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। दूसरी बार बजाई, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तीसरी बार बजाने पर आरुषि की माँ यानी नुपुर ने दरवाजा खोला। ये बात बहुत अजीब थी। भले ही भारती को ये नौकरी ज्वाइन किए 6 दिन ही हुए थे, लेकिन डेली एक बेल में ही घर का नौकर हेमराज दरवाजा खोल देता था। खैर, एक बार फिर बता दूं कि टोटल 3 दरवाजों में से फिलहाल नुपुर ने ये सबसे अंदर वाला वुडन दरवाजा खोला है और भारती मंडल अभी भी सबसे बाहर वाले दरवाजे के बाहर ही खड़ी है। अब नुपुर बीच वाला दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है तो देखती है कि वो बाहर से बंद है। फॉलोइंग दिस भारती से पूछती है कि हेमराज कहाँ गया। भारती बोलती है मुझे नहीं पता। फिर नुपुर बोलती है कि वो
दूध लेने गया होगा, इसलिए बाहर से लॉक करके गया होगा, तू 5 मिनट वेट कर ले। रिस्पॉन्स में भारती बोलती है कि मुझे और जगह भी सफाई करने जाना है, आपके पास एक्स्ट्रा चाबियां होंगी, वो आप बालकनी से नीचे फेंक दो, मैं नीचे जाके चाबी लाके खुद ही खोल लूंगी। नुपुर ने चाबी फेंकने के दौरान हेमराज को फोन लगाया, और आप लोग बहुत ध्यान से सुनना इस बात को कि हेमराज के फोन पर रिंग भी गई थी, किसी ने फोन उठाया भी था, लेकिन 2 सेकंड बाद काट के स्विच ऑफ कर दिया, और वो फोन आज तक कभी किसी को कहीं नहीं मिला। खैर, नुपुर बालकनी से चाबी फेंकती है, भारती चाबी लेकर ऊपर आती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाहर वाला दरवाजा तो धक्का देते ही खुल जाता था, लेकिन बीच वाला दरवाजा देखते ही भारती शॉक्ड हो जाती है कि चाबी की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। जितनी देर ये भारती मंडल का एंट्री वाला सीन चल रहा था, उतनी देर में राजेश तलवार भी सुबह सोकर उठ गए थे, और उन्होंने लिविंग रूम में आकर देखा तो डाइनिंग टेबल पर एक दारू की बोतल रखी थी, जिस पर खून के निशान भी थे। राजेश ने शॉक्ड होकर नुपुर से इस बारे में पूछा, तो नुपुर भी शॉक्ड हो गई, और उसने राजेश को जल्दी से जल्दी आरुषि का रूम चेक करने के लिए बोला। आरुषि का रूम का डोर ऐसा था जिसे बाहर से सिर्फ चाबी से ही खोला जा सकता था, और आरुषि का डोर लॉक करने के बाद हमेशा नुपुर इस रूम की चाबी अपने बेडरूम के सिराने रखती थी। लेकिन आज दारू की बोतल देखने के बाद जैसे ही राजेश आरुषि के रूम की तरफ बढ़े, तो उन्होंने देखा कि रूम का दरवाजा तो खुला पड़ा है। जैसे ही वो रूम के अंदर घुसे तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो जोर जोर से चिल्लाने चीखने लगे। इतने में नुपुर भी वहां पहुंची, और वो भी उस सीन पर विश्वास नहीं कर पाई। इतने में भारती भी रूम की तरफ बढ़ती है, और नुपुर उसको आरुषि के बेड की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, ये देखो हेमराज क्या करके भाग गया। और आरुषि के रूम में बेड पर खून से लथपथ आरुषि मरी पड़ी थी। उसके सिर पर किसी चीज से वार किया गया था, और उसका गला काट दिया गया था। इसके बाद भारती ने तलवार से पड़ोसियों को इन्फॉर्म करने की इजाजत ली, तो उन्होंने परमिशन दे दी, और ये इस पूरे केस की सबसे बड़ी गलती थी, या फिर सबूत मिटाने की साजिश भी, हु नोज। भारती ने क्राइम सीन पर सारे आस पड़ोसी इकट्ठे कर लिए, और वीरेंद्र सिंह नामक सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस वालों ने देखा कि लगभग 15 लोग लिविंग रूम में खड़े थे, 5-6 राजेश और नुपुर तलवार के कमरे में थे, और आरुषि के कमरे में कोई नहीं था। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस क्राइम सीन पर मर्डरर्स के सारे सबूत तुरंत पुलिस को मिल सकते थे, जिस क्राइम सीन पर आउटसाइडर्स को कदम तक नहीं रखना चाहिए था, इतनी भीड़ ने उस क्राइम सीन की धज्जियां उड़ा दी थी, और फिंगरप्रिंट्स एक्सेट्रा सारे सबूत की ऐसी तैसी हो चुकी थी। पुलिस के आते ही राजेश तलवार ने पुलिस वालों को बोला कि हेमराज खून करके भाग गया है, उसे जल्दी से जल्दी अरेस्ट करो। कथित तौर पर राजेश तलवार ने ये तक भी बोला कि मैं खुद 25,000 रुपए दूंगा अगर पुलिस उसे नेपाल जाके तुरंत पकड़ ले तो। पुलिस ने भी अपनी तरफ से कहानी बना ली कि रात में शराब पीकर नौकर हेमराज ने आरुषि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और आरुषि ने विरोध किया तो वो उसे मार के भाग गया। इस थ्योरी के बेसिस पर पुलिस ने इसे ओपन एंड शट केस बताया, हेमराज पर 20,000 का इनाम रख दिया, और पुलिस की एक टीम नेपाल के लिए रवाना हो गई। हालांकि क्राइम सीन यानी राजेश तलवार के इस घर में मौजूद सबूत पूरी तरह से तहस नहस हो चुके थे, पर फिर भी पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स, आरुषि के कपड़े, बेडशीट एक्सेट्रा सब फॉरेंसिक वालों को हैंडओवर कर दिया। क्राइम सीन के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को छत की ओर जाती हुई सीढ़ियों पर खून के धब्बे मिले, लेकिन छत का दरवाजा बंद था, तो पुलिस वालों ने राजेश तलवार से चाबी मांगी। चाबी ढूंढने के लिए राजेश तलवार काफी देर तक अपने रूम में ही रहे, और पुलिस ने जब दोबारा चाबी मांगी तो वो भड़क गए। कहने लगे कि खूनी हेमराज तो नेपाल में बैठा है, और आप छत पे जाके टाइम वेस्ट करने में लगे हो। सीबीआई रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस वाले से जब बाद में पूछा गया कि भाई पहले दिन ही छत पे क्यों नहीं चेक किया, तो उसने ये भी बोला था कि सर छत के गेट के पास बहुत गर्मी थी, इसलिए मैं ज्यादा इंतजार किए बिना ही वहां से वापस नीचे चला गया था। 17 मई 2008 यानी आरुषि के हत्याकांड के एक दिन बाद राजेश और नुपुर तो अस्थियां बहाने के लिए हरिद्वार निकल गए, और पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के गौतम, जो क्राइम सीन पर किसी की रिक्वेस्ट पर आए थे, उन्होंने सीढ़ियों पर पड़े हुए खून के धब्बों को सीरियसली लिया, और चाबी ना मिलने पर छत के दरवाजे का ताला तोड़ दिया। छत पर पहुंचते ही सुबह 10:30 बजे के आसपास पुलिस वालों ने यहाँ जो देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। यहाँ हेमराज की लाश पड़ी हुई थी, और इसको भी वैसे ही मारा गया था जैसे आरुषि को। बॉडी कंफर्म करने के लिए राजेश और नुपुर तलवार को वापस बुलाया गया। राजेश ने पहले तो पहचानने से मना कर दिया, लेकिन बाद में नुपुर से भी कंफर्मेशन लेने के बाद एग्री किया कि हाँ ये हेमराज की ही लाश है। यहाँ मैं आपको इस वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसी छत की दीवार पर एक खून से सना हुआ हाथ इस तरीके से लगा हुआ था। ये इस पूरे केस का दी मोस्ट इंपोर्टेंट एविडेंस था। अगर पुलिस ने इस हाथ को सबूत के तौर पर सीरियसली लिया होता तो ये केस तब ही सॉल्व हो गया होता, लेकिन मुझे
पता है आप क्या सोच रहे हो, ये तो भारतीय पुलिस है। खैर, अब पुलिस का पूरा शक राजेश और नुपुर तलवार पर आ गया था। लेकिन ये बात इतनी आसानी से हजम नहीं होती ना। किसी माँ बाप की इकलौती लड़की जिसको पैदा करने में भी इतनी मुश्किलें आ रही थी, इसलिए IVF से हुई थी, उसको माँ बाप गुस्से में आके मार दें। इसलिए पुलिस की दूसरी टीम हेमराज के दोस्तों पर इन्वेस्टिगेशन करने लगी। सबसे पहले पुलिस ने विष्णु शर्मा को पकड़ा। असल में विष्णु शर्मा ही पहले राजेश और नुपुर तलवार के घर में नौकर था। वो छुट्टी पे गया था तो उसने टेम्परेरीली हेमराज को अपनी जगह नौकर का काम संभालने को बोला था। लेकिन वो वापस आया तो तलवार ने बोला कि हम तो हेमराज के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, विष्णु तुम्हारे साथ नहीं। इसलिए पुलिस ने अंदाजा लगाया कि विष्णु बदला लेने के लिए जब हेमराज को मार रहा होगा तब आरुषि ने देख लिया होगा, इसलिए विष्णु ने दोनों का ही मर्डर कर दिया। लेकिन जांच के बाद पता चला कि खून की रात विष्णु शर्मा तो नेपाल में ही था। अब तो राजेश और नुपुर तलवार पे जो शक था वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। दूसरी बात जो पुलिस के दिमाग में घूम रही थी वो ये कि सोसाइटी के गार्ड्स ने 100% गारंटी के साथ दावा किया था कि 15 और 16 मई रात 11 बजे से 6 बजे के बीच ना ही तो कोई L32 से बाहर गया और ना ही कोई उस घर के अंदर आया। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए 23 मई 2008 को पुलिस ने राजेश तलवार को अरेस्ट कर लिया और उस दिन लखनऊ डिवीजन के IG इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुरुदर्शन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ऐसी बात बोली कि पूरी दुनिया राजेश और नुपुर तलवार के खिलाफ हो गई। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुदर्शन सिंह ने आरुषि का नाम भी एक बार तो गलत लिया कि 16 तारीख को शारुति तलवार और हेमराज का कत्ल हुआ। प्लीज कोई नहीं सकता। लेकिन पुलिस ने बताया कि राजेश तलवार का उन्हीं के क्लिनिक में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। इस बात का पता आरुषि को लग गया था। स्ट्रेस में आके आरुषि ने हेमराज से ऐसी बातें करनी शुरू की और वो दोनों नाजायज संबंध में आ गए थे। 15 और 16 मई की रात जब राजेश तलवार पानी पीने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि आरुषि का रूम का डोर खुला हुआ है। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं। तो राजेश हेमराज को मारते मारते ऊपर ले गए, छत पर उसे जान से मार दिया, फिर नीचे आके भारी मात्रा में शराब पी और अपनी बेटी आरुषि को भी मार दिया। लेकिन इस बयान के थ्रू इतनी छोटी बच्ची के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाली जा रही थी, इसलिए लोगों ने जम के पुलिस का विरोध किया। फॉलोइंग दिस पुलिस ने प्रेशर में आके अपना बयान बदल दिया और बताया आरुषि को अपने पिता राजेश तलवार के क्लिनिक में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चल गया था। वो उसे ब्लैकमेल करने लगी थी, इसलिए राजेश तलवार ने अपनी बेटी आरुषि की हत्या कर दी। इस कांड को हेमराज ने देख लिया था, इसलिए राजेश ने उसे भी मार दिया। इन शॉर्ट उस बयान के बाद काफी इन्वेस्टिगेशन हुए, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये थी, 2 CBI की टीम इन्वॉल्व हुई थी। पहली CBI की टीम ने इन्वेस्टिगेशन के बाद ये क्लेम किया था कि मर्डर कृष्णा थर्डरई ने किया है। कृष्णा भी असल में नेपाल का ही था, नौकर हेमराज बंजाड़े का दोस्त था और डॉक्टर राजेश तलवार के क्लिनिक में असिस्टेंट के रूप में काम करता था। आरुषि के मर्डर से 2 दिन पहले कृष्णा से क्लिनिक में कुछ गलती हो गई थी, जिस बात पर राजेश ने कृष्णा को बाकियों के सामने बहुत बुरी तरह डांटा। इसके बदले में कृष्णा ने यह भी बोला था कि मैं इसका बदला राजेश तलवार से जरूर लूंगा, और ऐसा बोलते हुए उसको सुना था राजेश तलवार के ड्राइवर उमेश शर्मा ने। लेकिन CBI की फर्स्ट टीम की ये थ्योरी भी सही साबित नहीं हुई, क्योंकि कृष्णा जिस घर में रहता था उस घर के मकान मालिक ने कंफर्म किया था कि कृष्णा तो खून के समय उनके साथ ही था। इस जगह हो सकता है आप तलवार मूवी के एंगल से नार्को टेस्ट एक्सेट्रा को याद करें, लेकिन तलवार मूवी पर भी ये आरोप है कि वो मूवी तलवार दंपत्ति की इमेज को सुधारने के लिए बनाई गई थी। फिर ये केस दूसरी CBI टीम के हाथ में चला गया और दूसरी CBI की टीम ने इन्वेस्टिगेशन के बाद ये क्लेम किया कि नौकरों का आरुषि के खून से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके का कट आरुषि और हेमराज के गले पर मिला है उससे तो यही लगता है कि वो किसी प्रोफेशनल ने सर्जिकल ब्लेड से किया होगा। लेकिन दूसरी CBI की टीम को भी तलवार के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इस केस को हमेशा के लिए बंद करवाने की कोर्ट में अपील कर दी। ये केस इंडिया का मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस माना जाता है। ये केस आज तक सॉल्व ना हो पाने के पीछे मेन रीजन तो नोएडा पुलिस ही है। अगर नोएडा पुलिस ने घर की छत पर लगे उस ब्लडेड हैंड को सीरियसली ले लिया होता तो